आठवां पुत्र, ये क्या मजाक है। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग मेरी यानी कि भवेश भास्कर पांडे की आवाज में। हमेशा की तरह मैं अपनी अलार्म घड़ी की आवाज से उठा, जो सुबह 6 बजे के लिए सेट की गई थी, और जल्दी से काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में मैं मिठाई की दुकान पर रुका और नाश्ता खरीदा, समोसे और चाय, जिसे मैंने चलते चलते खाया और पिया। मैं अपने बारे में तो बताना ही भूल गया। मेरा नाम विवान है और मैं 25 साल का हूँ। मैंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने हर किसी की तरह एक प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू किया, और अब मुझे कंपनी में काम करते करते 3 साल हो गए हैं। और मेरे जो जूनियर्स हैं, मुझे उनके और मेरे बॉस के बीच लगातार विवादों में खींचा जाता है। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग इस तरह की चीज़ों से गुजरते हैं, इसलिए मैंने कभी भी काम छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। बेशक किसी भी आम इंसान के लिए कम से कम एक बार काम छोड़ने के बारे में सोचना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ऐसा करने के लिए पर्याप्त साहस नहीं होता, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती। खैर, इस बारे में ज़्यादा बात ना ही करें तो बेहतर है। वैसे मैं एक अपार्टमेंट में बिना पत्नी या गर्लफ्रेंड के अकेला रहता हूँ, जो मेरे ऑफिस से लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर है। और खाना तो अक्सर मैं बाहर ही खाता हूँ। मैं आमतौर पर रात में ज़्यादा काम करता हूँ और सुबह के आखिरी मिनट तक सोता हूँ, क्योंकि मुझे मुश्किल से नींद आती है। और क्योंकि मैं हमेशा काम करता हूँ, तो मुझे अपनी छुट्टियाँ घर के कामों में, जैसे सफाई करना, कपड़े धोने में बितानी पड़ती हैं। हालांकि ये भी कुछ ऐसा है जिससे अधिकांश लोग गुजरते हैं। दिल्ली में मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो बाहर के खाने पर जिंदा रहते हैं। वास्तव में मैं उस जीवन से इतना असंतुष्ट नहीं हूँ। जब तक मैं कंपनी में काम करता रहूँगा, तब तक मैं एक ना एक दिन एक गर्लफ्रेंड ढूंढ सकता हूँ, शादी कर सकता हूँ। आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही आम जीवन है, पर मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। मैं हमेशा की तरह जाग गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत लंबा सपना देखा, पर मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने देखा क्या। अजीब बात यह भी थी कि मेरी अलार्म घड़ी की आवाज़ कहीं सुनाई नहीं दे रही थी, जो हमेशा इतना शोर करती थी। मुझे नहीं पता था कि क्या टाइम हुआ था, लेकिन बाहर अंधेरा था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन चूंकि मेरी आंखें धीरे धीरे अंधेरे की अभ्यस्त हो रही थीं, इसलिए मैंने अपने आसपास की जांच करने का प्रयास किया। मैंने एक के बाद एक कई अपरिचित चीज़ें देखीं। मुझे अपने अपार्टमेंट में होना चाहिए था, फिर भी मुझे कोई ऐसा जाना पहचाना वॉलपेपर या फर्नीचर नहीं दिख रहा था। कमरे में 3 बेड रखे हुए थे, बिल्कुल वैसे जैसे मैं लेटा हुआ था, और हर एक पर एक अज्ञात व्यक्ति के सोते हुए आकार का कब्जा था। अपने परिवेश में अचानक हुए बदलाव के कारण उत्पन्न भ्रम को दूर करने में असमर्थ, मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि मेरे सोने से पहले की कई चीज़ें अब काफ़ी अलग हैं। मेरा बिस्तर, जो एक अच्छी कंपनी का हाई क्वालिटी वाला होना चाहिए था, उसको एक ऐसे बिस्तर में बदल दिया गया था जो काफ़ी पुराने ज़माने का था और उतना आरामदायक नहीं था। इसके अलावा मेरे शरीर को ढकने वाला कंबल अब अलग लग रहा था और एक अजीब सी गंध दे रहा था। मैंने अभी एक हफ्ते पहले ही कंबल खरीदा था, वो तो बिल्कुल नया था। ऐसा कंजूस विचार मेरे दिमाग में कौंध गया। मैंने अपने आप को एक साथ खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर भी बदल गया है, तो मैं चौंक गया। हाँ, क्या मैं छोटा हो गया हूँ? बेशक मैं इतना लंबा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक भारतीय व्यक्ति के लिए कम से कम औसत ऊंचाई का तो हूँ। मैंने कैसे भी करके देखा, तो पता चला कि मेरा शरीर एक बच्चे के आकार का हो गया है। हाँ, ये क्या है? मैंने सोचा। मैंने कुछ दिन पहले ही एक वेब नॉवल पढ़ी थी, इसलिए दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म का विचार तुरंत दिमाग में आया। हालांकि मैंने देखा कि मैं एक शिशु नहीं था, जिससे मुझे विश्वास हो गया कि मैं सिर्फ पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये हो सकता है कि मेरी चेतना एक दूसरी दुनिया के इंसान के शरीर में थी। बिस्तर में कूदने की मेरी इच्छा के बावजूद मैंने खुद को संयमित किया। इतनी सुबह अगर मैंने ये किया, तो मेरे आसपास सो रहे अन्य लोग सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ। साथ ही मुझे इस छोटे से शरीर के मालिक और दूसरे बिस्तर पर सो रहे 3 लोगों के बीच संबंध भी नहीं पता था। हालांकि ये सबसे अधिक संभावना है कि ये एक बड़ा परिवार है और इस शरीर का पिछला मालिक इसका सदस्य है। मुझे तब तक सोच समझकर व्यवहार करना होगा
जब तक मैं अपनी स्थिति की पुष्टि ना कर सकूं। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए एक झपकी ले लेनी चाहिए। बस ये सब सोचते सोचते मैं थक कर चूर हो गया और सोने चला गया। एक लड़का फिर से, ये 8वां है, एक पुरुष ने कहा। प्रिय, ये कितना स्वस्थ लड़का है, आपको इसको एक अच्छा सा नाम देना चाहिए, महिला ने कहा। तुम सही कह रही हो। शिवा के बारे में क्या ख्याल है? हालांकि शाह परिवार के प्रमुख के रूप में मेरे सफल होने की संभावना लगभग 0 है, पुरुष ने कहा। इस सपनों की दुनिया में जैसे मेरी चेतना मेरे शरीर से दूर हो गई थी, मैंने एक बच्चे के जन्म को ऐसे देखा जैसे वो एक फिल्म का दृश्य हो। जाहिर है मैं शाह घराने के 8वें बेटे के रूप में पैदा हुआ था। जैसा कि मुझे बाद में पता चला, शाह परिवार एक निम्न श्रेणी का जमींदार परिवार है जो सीमा पर 3 गांवों को नियंत्रित करता है, जिनमें से प्रत्येक में 200 से 300 लोग रहा करते हैं। प्रकाश सिंह शाह परिवार के मुखिया हैं और बेहतर या बदतर के लिए वो अपने 40वें वर्ष में एक औसत व्यक्ति हैं, जिसने अपनी कानूनी पत्नी के साथ स्थानीय ग्राम प्रमुख की बेटी को दूसरी पत्नी के रूप में रखा है। दोनों महिलाओं के बीच उनके 8 लड़के थे, जिनमें मैं शिवा भी शामिल था। क्या एक निम्न वर्ग के जमींदार जो लगभग 800 की आबादी पर शासन करते हैं, क्या वास्तव में उनके इतने बच्चे होने चाहिए? इस युग में मुझे नहीं लगता कि वे परिवार नियोजन के बारे में सोचते भी हैं। अब तक मैंने जो जानकारी इकट्ठी की है, उससे मुझे समझ में आया कि ये दुनिया मध्य युग के दौरान यूरोप से मिलती जुलती है। इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा सुरक्षित रूप से वयस्कता तक पहुंच ही जाएगा। इस वजह से परिवार केवल एक बच्चा पैदा करने का जोखिम नहीं उठा सकते, लेकिन 8 लड़के निश्चित रूप से बहुत अधिक हैं। सबसे खराब स्थिति में उत्तराधिकार के अधिकारों को लेकर पारिवारिक विवाद हो सकता है। मुझे दूसरी पत्नी के बच्चों के लिए खेद होता है, लेकिन शायद ये चिंता करने की उतनी बड़ी बात है नहीं। मैंने अभी भी वास्तव में उनकी दूसरी पत्नी को देखा ही नहीं। वो 2 लड़कों और 2 लड़कियों की माँ है। यदि इस शरीर की स्मृति सही है तो पहला लड़का गांव के मुखिया का वारिस होगा, जबकि दूसरे की शादी एक धनी लेकिन उत्तराधिकारी किसान की बेटी से होगी। लड़कियों ने भी अपनी शादी तय कर ली है, उनका भविष्य पहले ही लिखा हुआ है। कानूनी पत्नी ने शेष 6 पुत्रों को जन्म दिया। इस तथ्य को देखते हुए कि मैं 10वीं संतान हूँ, मैंने शुरू में ये मान लिया था कि मैं दूसरी पत्नी का संतान हूँ, लेकिन मुझे ये पता चला कि मैं कानूनी पत्नी से पैदा हुआ, जो लगभग 40 वर्ष की है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि उसकी उम्र में महिला को गर्भवती होना चाहिए, लेकिन फिर एक गरीब क्षेत्र की वित्तीय बाधाओं के कारण मेरे पिता के लिए एक नई छोटी पत्नी को लाना असंभव होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो मुझे खुशी है कि उनका रिश्ता इतना स्वस्थ है। शायद शिवा में तलवार और जादू की प्रतिभा हो सकती है, महिला ने कहा। अगर ऐसा है तो उसके लिए स्वतंत्र होना संभव होगा, प्रकाश ने कहा। मुझे जो यादें विरासत में मिली हैं, उन्हें समझकर मैं धीरे धीरे अपनी वर्तमान स्थिति को समझने लगा। मैं एक गरीब रईस का 8वां बेटा शिवा हूँ और मैं 5 साल का हूँ। एक जमींदार के घर पैदा होने के बावजूद मुझे कोई भी क्षेत्र विरासत में नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे बड़े भाई हैं। आमतौर पर सबसे बड़ा बेटा घर संभालता है, दूसरे बेटे को उसके अतिरिक्त माना जाता है अगर बड़े बेटे को कुछ हो जाता है तो, और अन्य सभी बेटों को अपना जीवन बनाने के लिए दुनिया में भेज दिया जाता है। विशाल क्षेत्र वाले एक महान जमींदार परिवार के विपरीत, यह एक ऐसे परिवार जो कई पीढ़ियों से राजधानी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हों, इस गरीब निम्न श्रेणी के जमींदार परिवार के लिए, जिसका एकमात्र गुण संतान पैदा करना है, हर बेटे को अपनी योजनाएं बनानी चाहिए भविष्य के लिए, नहीं तो वो अपनी जान जोखिम में डालता है। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। मेरा क्या होगा? मुझे घर पर होना चाहिए, अपने अपार्टमेंट में सोना चाहिए। मेरे पास इस बात से खुश होने का भी समय नहीं है कि मैंने कुछ समय पहले जादू शब्द सुना था। मुझे नहीं पता कि आमतौर पर दुनिया में वयस्क कैसे रहते हैं, लेकिन जब इस जगह को छोड़ने का समय आता है तो मुझे अपने लिए जीवन बनाने के साधन विकसित करने होंगे। इससे घबराने का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक बच्चे के रूप में मैं कैसे रह सकता हूँ, और वो भी वो बच्चा जिसे सिर्फ
खेलना चाहिए, शिवा ने सोचा। मैंने अपने इस जीवन को अनिश्चित अवस्था में देखकर इस बिंदु को आत्मसात किया कि मुझे जल्द से जल्द जानकारी इकट्ठी करनी होगी, और वो भी ऐसे जिससे मेरे नए परिवार को मुझ पर शक न हो।